हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डिक्यूबिटस या ट्रॉफिक अल्सर्स के बारे में। तो बेसिकली डिक्यूबिटस अल्सर्स जो है टॉपिक है तुम्हारा बेसिकली प्रोलैप्स का, यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स के बारे में। तो अगर उसका देखो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मान लो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स या मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स व्हेन इट अंडरगोज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वहाँ की वेजल्स अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दी तो कैरेटनाइजेशन और अल्सरेशन हो जाएगा, और यही कैरेटनाइजेशन और अल्सर का नाम है डिक्यूबिटस अल्सर, राइट। तो डिक्यूबिटस अल्सर इज़ अ ट्रॉफिक अल्सर। ये प्रेशर अल्सर है या ट्रॉफिक अल्सर है। इट इज़ ऑलवेज फाउंड एट अ डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स मार्क्स लाइंग आउटसाइड इंट्रोइटस। ये एकदम हमेशा जो होता है ये डिपेंडेंट पार्ट पे होता है, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स मार्क्स पे होता है लाइंग आउटसाइड इंट्रोइटस, जो कि बाहर की तरफ लाई करता है आउटसाइड इंट्रोइटस। सो इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन थर्ड एंड फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स एंड नेवर इन फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री। तो ये बेसिकली प्रेजेंट होगा केवल और केवल थर्ड एंड फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स में, और कभी भी ये फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री में प्रोलैप्स में ये प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। सो इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, कंजेशन एंड सर्कुलेटरी चेंजेस इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स। ये फ्रिक्शन, कंजेशन, सर्कुलेटरी चेंजेस होगा इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स में। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये होता क्यों, देखो 3 और 4 डिग्री प्रोलैप्स से कब होता है, क्योंकि इंट्रोइटस से बाहर भी आ गया, ठीक है। मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन जो है इंट्रोइटस से बाहर अभी आ गया। तो अभी क्या होगा, इसके कारण से जो बाहर की तरफ मांस आया उसमें कोई फ्रिक्शन होगा, जैसे वो चलेगा बंदा कहीं बैठा हो तो जाके रगड़ खाएगा वो मांस, तो फ्रिक्शन होगा। कंजेशन हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल्स जो बाहर की तरफ ऑब्वियसली वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू आ रही तो हो सकता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करे, कंजेशन होगा। सर्कुलेटरी चेंजेस इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स, फ्रिक्शन, कंजेशन, सर्कुलेटरी चेंजेस इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, इनिशियल सरफेस ऑफ केरेटिनाइजेशन, जो इनिशियल सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, केरेटिनाइजेशन होगा। वहाँ पे केरेटिनाइजेशन के कारण क्रैक्स बनेंगे, क्रैक्स के कारण इन्फेक्शन होगा। जैसे इनिशियल सरफेस जो वहाँ पे जो है केरेटिनाइजेशन हुआ, केरेटिनाइजेशन के कारण से क्या हुआ, वहाँ पे क्रैक्स बने, क्रैक्स के कारण से वहाँ से क्रैक्स बने तो वहाँ से हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसी क्रैक्स के थ्रू अंदर चले जाए। तो क्रैक्स के थ्रू अंदर चले गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहीं से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। अभी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कराने लगे, वहाँ स्लफिंग कराने लगे, स्लफिंग हुआ। स्लफिंग के बाद क्या होगा, स्लफिंग हुआ जब जब देखो इन्फेक्शन हुआ, स्लफिंग हुआ, स्लफिंग के बाद क्या होगा, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, अल्सरेशन, कंप्लीट डिन्यूडेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियम कराएंगे, ठीक है ना। जैसे मान ले कि केरेटिनाइजेशन के बाद क्रैक्स के थ्रू इन्फेक्शन हुआ, क्रैक्स के थ्रू इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, स्लफिंग हुई, इन्फेक्शन के बाद स्लफिंग हुई, अल्सरेशन हुआ, कंप्लीट डिन्यूडेशन हो गया किसका, सरफेस एपिथेलियम का। The diminished circulation is due to constriction of prolapse mass by vaginal opening and narrowing of uterine vessels by the stretching effect. जो diminished circulation है यहाँ पे, जो diminished circulation या जो congestion होता है is due to constriction of prolapse mass by the vaginal opening। यहाँ पे क्या होता है, जो मास जो है मान लो कि एक छोटी सी ओपनिंग में बहुत सारा बड़ा सा मास निकला, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स उसके साथ आ रही है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, डिमिनिश हो जाएगी, सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। नैरोइंग ऑफ द यूट्राइन वेसल्स बाय स्ट्रेचिंग इफेक्ट, स्ट्रेचिंग इफेक्ट के कारण से देखो कोई भी, जैसे मान लो कि कैसे मैं समझाऊँ इसको, देखो हाँ देखो ये जैसे ये देखो ये मेरी वॉच है, ठीक है ना, दिस माय वॉच, ठीक। अभी ये क्या है, इस चीज़ को ये प्रोलैप्स मास मान लो, ये यूट्रस का जो है इसको ये प्रोलैप्स मास मान लो, ठीक है ना, और ये तुम्हारी वेजाइनल ओपनिंग मान लो, ये हो गया तुम्हारी वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गया वो यूट्रस का प्रोलैप्स मास। अभी क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इफेक्ट ये नीचे गया, प्रोलैप्स हुआ ये मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना बड़ा मास, जो कि इतना लंबा और इतना बड़ा मास होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो ये इतनी छोटी सी ओपनिंग से जा रहा है, तो ये छोटी सी ओपनिंग से क्या हो सकता है, जो वेसल्स होती हैं अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ ये देखो एकदम ये टाइट है ना, तो हो सकता है ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है इसी चीज़ को। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो उसी कारण से क्या होगा कि नैरोइंग हो जाएगी यूट्राइन वेसल्स की ड्यू बाई स्ट्रेचिंग इफेक्ट। तो उसी से क्या होगा, ठीक है ना, तो दिक्कत अल्सरेशन वहीं से होगी, ठीक है, उसी कारण से अल्सरेशन होती है, इन्फेक्शन होगा, स्लफिंग होगा, अल्सरेशन होगा, ठीक है। अल्सर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर ऑपरेशन, अदरवाइज देखो ऑपरेशन हम लोग करते हैं और ऑब्वियसली यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स में हम लोग वेरियस ऑपरेशन करते हैं, उसको उससे पहले हमको अल्सर को ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफिकल्टी इंसीजन में देने में दौरान आता है, अल्सरेशन हो गया, इंसीजन तुम कार्य नहीं ले पाओगे। पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग इज स्लोड, अल्सरेशन था तुमने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली जो तुम्हारा हीलिंग होगा अल्सर उसका वो धीरे धीरे होगा। इंक्रीज ब्लीडिंग, मान लो अल्सरेशन है तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। मैनेजमेंट इसका क्या करोगे, सर्वाइकल साइटोलॉजी टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। देखो सर्वाइकल साइटोलॉजी करना होगा क्योंकि रूल आउट प्रेगनेंसी के लिए। डिक्यूबिटस अल्सर बेसिकली क्या करा सकता है, डिक्यूबिटस
अल्सर जो है, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है ना। ठीक है ना, डेक्यूबिटस अल्सर के केस में रूल आउट करना है हमें कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए, ठीक है। तो रूल आउट में लिखना चाहिए। रिडक्शन ऑफ प्रोलैप्स इनटू वजाइना, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करोगे कि रिडक्शन, जो प्रोलैप्स है उसका रिडक्शन करा दो, हम लोग मैनुअल रिपोजिशन कर दो, या फिर जो भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट से उसको रिपोजिशन कर दो। डेली पैकिंग विथ रोलर बैंडेज और टैम्पॉन सोक्ड इन ग्लिसरीन और एक्रिफ्लेविन। मान ले कि अभी बाहर आ ही गया है, लेकिन अब तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब तक तुम सर्जिकल ट्रीट कर रहे हो तब तक उसको क्या करना है कि उसको सफाई से रखना है, पैकिंग करनी है, रोलर बैंडेज लगाने हैं, ठीक है ना। पैकिंग करो, रोलर बैंडेज लगाओ, जो कि टैम्पॉन कुछ लगाओ, टैम्पॉन जो कि सोक्ड हो ग्लिसरीन मैक्रीफ्लेविन में, ठीक है। टैम्पॉन्स कुछ लगा सकते हो जो कि सोक्ड हो किससे, ग्लिसरीन मैक्रीफ्लेविन में, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्रीम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में तुम ईस्ट्रोजन क्रीम भी लगा सकते हो। ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर, राइट, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जो टैम्पॉन वैम्पॉन जो ये सब लगाते हो तो उससे अल्सर को हील होने में मदद मिलती है, और 1-2 हफ्ते वो हील भी हो जाता है। ग्लिसरीन क्या है, ग्लिसरीन एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है जो कि एडिमा को कम करता है, ठीक है। ग्लिसरीन इज बेसिकली नथिंग बट अ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट दैट डिक्रीजेज द एडिमा, राइट। एक्रीफ्लेविन क्या है, एक्रीफ्लेविन येलो कलर डाई है दैट्स हेल्प इन रीपिथलाइजेशन या इपिथलाइजेशन। तो ग्लिसरीन क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है जो एडिमा कम करेगा, और एक्रीफ्लेविन क्या है, वो हेल्प करेगा, येलो कलर डाई है वो हेल्प करेगा इपिथलाइजेशन में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बात रही तुम्हारी डेक्यूबिटस अल्सर के बारे में। तो बेसिकली इसका मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन, कंजेशन और डिक्रीज सर्कुलेशन क्या होगा, केराटिनाइजेशन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स बनेंगे, इन्फेक्शन होगा और अल्सरेशन करा देगा। इन्फेक्शन के बाद स्लफिंग होगा, स्लफिंग के बाद अल्सरेशन वो करा देगा, ठीक है ना। तो यही बात रही तुम्हारी डेक्यूबिटस अल्सर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।